फिर प्रतीक वहां से वापस घर आने लगता है, लेकिन नव्या उस मास्क पहने हुई लड़की का पीछा करने लगती है। लेकिन वो लड़की अचानक से अंधेरे में गायब हो जाती है। ये मास्क वाली लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। आखिर कौन होगी वो? इसी घटना में सोच सोचकर नव्या को रात में नींद ही नहीं आती। फिर अगली सुबह अब मैं क्या करूं? मुझे सबको शायद बता देना चाहिए जो मैंने कल रात देखा था। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई मेरी बातों पर यकीन भी नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, मैं ये सारी बातें अपनी माँ को बताती हूँ। वही मुझे समझ पाएगी कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर नव्या कस्तूरी के पास चली जाती है। माँ, आप सही कह रही थी। हमारे घर पर पक्का किसी ने कुछ तो किया है। मैंने कल रात में देवर जी को देखा। वो किसी मास्क वाली लड़की के साथ थे और देवर जी उस औरत को पूरे परिवार के कटे हुए बाल दे रहे थे। मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन थी। लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है माँ? अरे तेरे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है और उसी वजह से घर में हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आती जा रही है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अब ये बताओ कि हम आगे क्या कर सकते हैं? मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। एक आप ही हो जो इस समय मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकती हो। तू चिंता मत कर बेटी। ये सब जो कोई भी कर रहा है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। अभी हम एक सिद्ध पुरुष बाबा के पास चलते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है और उन्होंने बहुत से लोगों की ऐसी ही परेशानियां दूर भी की है। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर कस्तूरी और नव्या दोनों बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें वो अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। तुम दोनों की समस्या मुझे पता है और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारे पूरे परिवार पर किसी ने जादू टोना किया है और वो भी मामूली नहीं, एकदम भयानक। कि आने वाले समय में किसी ना किसी की मौत होना भी तय है। और ये टोना बस तुम्हारे ससुराल पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मायके पर भी किया है और इसी के जरिए वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? लेकिन ये टोना टोटका किसने किया है और कोई हमें इतना परेशान क्यों करेगा? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ बाबा जी, हमने तो आज तक सबका अच्छा ही किया है। लेकिन अब आप ही बताओ कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे आखिर कौन है? हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा। फिर बाबा मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। हे भगवान, ये जादू टोना तो। क्या हुआ बाबा जी? बताइए ना, किसने किया है? क्या नाम है उसका? उसका नाम। तभी अचानक से बाबा जी का सिर भारी हो जाता है और वो वही बेहोश हो जाते हैं। और बाबा जी को बेहोश देखकर नव्या और कस्तूरी बहुत डर जाते हैं और वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें कैसे भी करके उस मास्क वाली लड़की का पता तो लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन है और वो हमें बर्बाद क्यों करना चाहती है। हाँ नव्या, तो बिल्कुल सही कह रही है। अब बस ये बाबा जी जल्द से जल्द होश में आ जाए, फिर वो हमें उसका नाम बता ही देंगे। लेकिन माँ, जिसने भी ये जादू टोना किया है, बहुत ही भारी और खतरनाक असर हुआ है उसका। इतना खतरनाक कि बाबा जी उसका नाम लेते लेते बेहोश हो गए। फिर थोड़ी ही देर में बाबा को होश आता है। तभी कस्तूरी और नव्या फौरन बाबा के पास आती है। बाबा जी, आप तो नाम लेते लेते ही बेहोश हो गए। खैर कोई बात नहीं। अब बताइए हमें कि आखिर वो औरत कौन है जिसने हम पर जादू टोना किया है? अरे ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और कौन हो तुम लोग? बाबा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम दोनों दिन में आपके पास आए थे और आप हमें उस व्यक्ति का नाम बताने वाले थे जिसने हमारे परिवार पर जादू टोना किया है।
आप उसका नाम बताने जा ही रहे थे कि तभी आप बेहोश हो गए। अब बताइए ना बाबा जी कि वो व्यक्ति कौन है और कैसे रोका जाएगा ये जादू टोना। अरे तुम दोनों क्या बोल रही हो? मैं तुम दोनों को नहीं जानता और ना ही तुम्हारी कोई बातें समझ पा रहा हूँ। माँ, ये इनको अभी क्या हो गया? इनकी याददाश्त जा चुकी है। इनके दिमाग में झटका लगा है और उस वजह से जो कुछ भी इन्हें याद था वो ये सब भूल गए हैं। और अब इनकी उम्र होने के कारण इनकी याददाश्त वापस आना बहुत मुश्किल है। क्या? क्या? नर्स की ये बातें सुनकर नव्या और कस्तूरी हक्का बक्का रह जाती है। बाबा जी का ये हाल हुआ है, इसका मतलब अगर हम दूसरे बाबा के पास जाएंगे तो उनका भी हाल यही होगा। हाँ माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहां का धागा बहुत ही दिव्य और पावन होता है और वहां का प्रसाद और गंगा जल भी एकदम पवित्र होता है, क्योंकि वो मंदिर दिव्य शक्तियों से संपूर्ण है। चल बेटी, हम वही चलते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान ही साथ देता है और शिवजी हम पर कृपा जरूर बरसाएंगे। हाँ माँ, चलिए। फिर नव्या और कस्तूरी उस प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाते हैं और वहां से धागा, प्रसाद और गंगा जल लेकर आते हैं। लेकिन ये सारी बातें गिरीश को बड़ी अजीब लगती है। अरे तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो? इन सब की क्या जरूरत है? और कस्तूरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये सारी दकियानुसी बातें हैं। गिरीश जी, आप ना जरा चुप ही रहिए और अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए। ये धागा रक्षा कवच के तौर पर बांधूंगी मैं आपको। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन किस पर कब टोटका कर दे। हे भगवान! जहाँ कस्तूरी और गिरीश उस धागे को बांध लेते हैं, वहीं नव्या भी अपने ससुराल में हर सदस्य के हाथ पर वो धागा बांध देती है। फिर एक रात नव्या फिर से अपने देवर प्रतीक को अजीब तरीके से चलकर कहीं जाते हुए देख लेती है। ये देवर जी को क्या हो गया? ये वापस इतनी रात गए कहाँ पर जा रहे हैं? फिर नव्या उनके पीछे चली जाती है और प्रतीक सरोज के कमरे में चला जाता है और वहां से सरोज की साड़ी निकालता है और उसे लेकर वो घर के बाहर चला जाता है। अरे नहीं, उस रात देवर जी ने उस मास्क वाली औरत को सबके बाल दिए थे और आज तो ये माँ जी की पसंदीदा साड़ी लेकर जा रहे हैं। ये साड़ी माँ जी के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये उनकी शादी की साड़ी है। इससे पहले कि ये उस मास्क वाली औरत तक पहुंचे, मुझे इन्हें रोकना होगा। फिर नव्या प्रतीक का रास्ता रोकती है और वो उसे देखकर एकदम होश में आ जाता है। अरे देवर जी, आप माँ जी की साड़ी कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मैं माँ की साड़ी? पता नहीं भाभी, माफ करना मुझे, लेकिन मुझे सच में नहीं पता। मैं तो अभी तक सो रहा था। फिर ये साड़ी लेकर मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? क्या? अरे इन्हें तो खुद को भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। लगता है उस जादू टोने के कारण ये सम्मोहित हो जाते हैं और उन्हें ये लड़की ही चलाती होगी, जिसकी वजह से ये कभी बाल तो कभी साड़ी लेकर चलने लगते हैं। नव्या बहुत घबरा जाती है और तभी उसकी नजर प्रतीक के हाथ पर जाती है और उसकी कलाई सूनी देखकर वो कहती है, देवर जी, मैंने जो आपको धागा बांधा था वो कहाँ गया? आपके हाथ में वो धागा क्यों नहीं है? अरे भाभी, मैंने ही निकाल दिया था। अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में जा रहा था और वो धागा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। इसका मतलब देवर जी के हाथ में धागा नहीं है और इसी वजह से देवर जी उस जादू टोने के कारण फिर से सम्मोहित हो गए। फिर अगले दिन नव्या ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। बस बहुत हो गया माँ, वो जादू टोना करने वाली व्यक्ति जो कोई भी हो, उसने हमें बहुत परेशान कर दिया है, लेकिन मैं अब ये और नहीं सहन करने वाली। आखिर तू करना क्या चाहती है बेटी? देवर जी के हाथ में धागा नहीं था, इसीलिए वो अपने वश में ही नहीं थे
और अगर मैंने भी अपना धागा निकाल दिया तो वो जो कोई भी है वो मुझे अपने वश में कर लेगा और मैं भी सम्मोहित होकर उसके पास चली जाऊंगी। तभी आप मेरा पीछा करना और आप भी उस तक पहुंच जाना। नहीं नव्या, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। मुझे मत रोकिए माँ, ये करना बहुत जरूरी है। अब यही रास्ता बचा है जिसके चलते मुझे पता चल पाएगा कि वो व्यक्ति आखिर कौन है। बस आपको मेरा पीछा करना होगा। वो थोड़ी ना मुझे कुछ करने वाला है। आप चाहो तो अपने हाथ गंगा जल या विभूति लेकर आना। ठीक है बेटा, अगर तू इतनी हिम्मत दिखा रही है तो मैं भी तेरा साथ दूंगी। ये हुई ना बात। फिर रात में नव्या अपना धागा खोलकर सो जाती है और तभी वो अचानक से सम्मोहित होकर नींद में से उठ जाती है और सरोज के कमरे में जाकर वो साड़ी निकालती है और उसे लेकर वो उस मास्क वाली लड़की के पास चली जाती है। लेकिन गहरी नींद में सोने के कारण कस्तूरी नींद से जाग ही नहीं पाती। फिर अगली सुबह, ओफो माँ, क्या करती हो आप भी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेरा पीछा करना। मुझे लगा कि आपने मेरा मैसेज देख लिया होगा और आप रात में घर से बाहर ही होगी और मेरा पीछा करते करते उस व्यक्ति का पता भी लगा लोगी। माफ करना नव्या बेटा, रात में गिरीश जी ने छोले भटूरे लाए थे। उन्हें दबाकर खाने के बाद मेरी आँख ही नहीं खुली। अब ना जाने मैंने उस मास्क वाली औरत को क्या दे दिया है। इसका सामान दिया होगा मैंने, मेरा, राहुल का या माँ जी का या फिर देवर जी का। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है माँ। घबरा मत बेटी, सुन मेरी बात। एक काम कर, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दे और तेज आवाज में भक्ति गीत लगा दे ताकि कुछ बुरा होने से पहले ही बुराई का नाश हो जाए। ठीक है माँ, अब मैं वही करती हूँ। फिर नव्या पूरे घर में गंगा जल छिड़कने जा ही रही होती है कि तभी उसे सरोज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो गंगा जल वहीं पर छोड़कर उसके पास चली जाती है। बहू, मुझे बचा बहू, मैं जल रही हूँ, मुझे बचा ले। राहुल, प्रतीक, जल्दी आओ। लेकिन माँ जी, यहाँ पर तो कोई आग भी नहीं लगी है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सरोज को जलने का एहसास होता है और वहां वो मास्क वाली औरत बैठकर काली गुड़िया और सरोज की साड़ी को आग लगा रही होती है। फिर कुछ ही देर में सरोज जलकर वहीं पर मर जाती है। नहीं माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे नहीं, माँ जी के बदन से तो चटका लग रहा है। इसका मतलब ये है कि कल रात को मैं सम्मोहित होकर माँ जी की साड़ी लेकर गई थी और उसने ही माँ जी पर जादू टोना किया है, जिसके चलते माँ जी तो यहाँ पर बिना आग लगे ही जल गई। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। ना तो मैं वो धागा निकालती और ना ही ये सब होता। फिर सरोज की मौत के बाद जब अगले दिन कस्तूरी घर आती है तभी नव्या उसे सब कुछ बताती है कि ये सब उनकी एक गलती के कारण ही हुआ है। तभी राहुल उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। ये सब तुम्हें पहले से पता था और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे अगर तुम मुझे बता देती तो शायद आज मेरी माँ बच जाती। मेरी माँ को कुछ नहीं होता। तुमने ये सब बहुत गलत किया है और अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से। नहीं राहुल, ऐसा मत कहो, एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ दामाद जी, उल्टा नव्या ने तो उस लड़की को पकड़ने के लिए ही ये सब नाटक किया था। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही उस रात उठ नहीं पाई और इसका पीछा नहीं किया। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं, किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। मेरी माँ का देहांत आप दोनों की वजह से हुआ है। निकल जाओ मेरे घर से। नव्या के लाख समझाने पर भी राहुल उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में वो उसे घर के बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो अपने मायके में ही रहने लगती है। फिर नव्या और कस्तूरी सारी बातें गिरीश को बताती है, लेकिन हमेशा की तरह वो इस बात को सच ही नहीं मानता। अरे माँ, कहीं ये सब उसने तो किया नहीं होगा ना?
मुझे भी यही लग रहा है नव्या, कि ये जादू टोना उसी ने किया है। वहाँ वो मास्क वाली औरत खुद से कहती है, नव्या के कारण ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, अब मैं उसका सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। फिर वो मास्क वाली औरत अपने जादू टोना के जरिए वो फिर से प्रतीक को सम्मोहित करती है और प्रतीक आधी रात को उठकर राहुल के कमरे में जाता है और वो उसका मुंह तकिए के जरिए दबाने चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अशोक के घर में उसी की उम्र की नौकरानी काम करने आया करती। अशोक की बीवी मालती इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और वो अपने जीवन में अब काफी अकेला हो चुका था। एक रोज, क्या हुआ साहब, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोई चिंता वाली बात है क्या? कुछ नहीं सुधा, बस थोड़ी थकावट है। थकावट? और आपको? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। मैं आपको अच्छे से जानती है, आप हमेशा फुर्तीले रहते हैं। बताइए मुझे, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? देखो ना सुधा, मेरी बीवी के जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ। पहले जब मालती थी तब मुझे कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब उसके जाने के बाद मेरे पास कोई भी नहीं रहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? छोटे साहब और छोटी मालकिन तो है ना? नहीं सुधा, 4 दिन हो गए हैं। मैं रोज रवीना बहू को बोलता हूँ कि मेरे साथ शिवजी के मंदिर चलो, लेकिन वो तो चलती ही नहीं। दिन रात बस अपनी सहेलियों के साथ ही लगी रहती है। ठीक से मेरे साथ 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं करती। और रही बात बेटे की, तो विपुल कभी इस शहर रहता है तो कभी उस शहर, बस अप डाउन ही करता रहता है। और यहाँ पर आने के बाद भी वो अपनी बीवी के साथ ही लगा रहता है। अशोक की ये सारी बातें सुनकर सुधा को बहुत बुरा लगता है। साहब, ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आपको कुछ लगे तो मेरे साथ बात कर लीजिए, ठीक है ना? धन्यवाद सुधा। वैसे तुम भी अकेली रहती हो क्या? तुम्हारा पति और बच्चे वो कहाँ पर है? अरे साहब, मेरा पति एक औरत के चक्कर में पड़ गया और उसने मुझे कई साल पहले छोड़ दिया। उसके बाद से मैं अकेले ही रह रही है। मेरा तो कोई घर परिवार भी नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। हे भगवान, तुम्हारे जीवन में तो मुझसे भी ज्यादा दुख है। ये सारी मानने वाली बात है साहब, क्योंकि अगर हम चाहे तो दुखी होने की जगह पर किसी ना किसी चीज में खुशी ढूंढ ही लेते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हमें जीवन में खुश रहना है या दुखी होकर रोते बैठना है। हाँ सुधा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। फिर सुधा और अशोक एक दूसरे के साथ मंदिर जाते हैं और उसके बाद वो खूब गप्पे भी मारते हैं और शाम में गार्डन में बैठकर एक साथ चाय भी पीते हैं। ओह नो, पापा जी ने कहा था कि आते हुए उनकी दवाई लेकर आना, लेकिन मैं तो आज भी भूल गई। खैर जाने दो, कल ले आऊंगी। लेकिन ये पापा जी कहाँ पर है? वो सुधा काकी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। रवीना उन दोनों को ढूंढती है। तभी उसे अशोक के कमरे में से टीवी की आवाज आती है और वो देखती है कि सुधा भी वहीं पर बैठकर सब्जियां साफ कर रही है और अशोक के साथ मिलकर एक पुरानी फिल्म देख रही है और वो दोनों खूब मजे ले रहे हैं। और ये क्या, ये पापा जी नौकरानी के साथ मूवी क्यों देख रहे हैं? रवीना को बहुत गुस्सा आता है और उस दिन के बाद से वो उन दोनों पर कड़ी नजर रखती है और उसे समझ आ जाता है कि उन दोनों में अब काफी नजदीकियां बढ़ गई है। बाप रे, पापा जी ने तो इस बुढ़िया के लिए नई साड़ी और नई चप्पल लाई है और तो और उसकी काम में मदद भी कर रहे हैं। ये दोनों का आखिर क्या चक्कर चल रहा है?
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब रवीना सीधे सुधा के पास चली जाती है। अरे छोटी मालकिन, आप कहिए ना, क्या चाहिए आपको? सुबह सुबह मैंने वो आटे का हलवा बनाया था, खाओगे क्या आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मैं आपको बस ये बताने आई हूँ कि आप प्लीज अपने काम से काम रखिए और मेरे ससुर जी के इर्द गिर्द मत भटकिए। अरे आप इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानियों के हिसाब से ही रहा कीजिए। और एक नौकरानी साहब के साथ मिलकर मूवी नहीं देखती, उनके साथ बैठकर गप्पे भी नहीं मारती। समझ गई ना आप? लेकिन वो लेकिन वेकिन मत करो। उम्र का लिहाज करती हूँ, इसीलिए कम बोल रही हूँ, वरना अभी के अभी आपकी खटिया खड़ी कर सकती हूँ मैं। देखिए, मेरे ससुर जी से दूर रहिए, वो अकेले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर डोरे डाल सकती हो। ये आप क्या कह रही हो छोटी मालकिन? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उतने में वहां पर अशोक और विपुल आता है। रवीना बहू, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे इनकी उम्र तो देखो, इनसे इस तरह से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देख विपुल बेटा, तेरी बीवी इनसे किस तरीके से बात कर रही है। वो बिल्कुल सही कह रही है पापा। इसने मुझे आपके और सुधा काकी के क्लोजनेस के बारे में सब बता दिया है। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। अरे क्या है हम दोनों में? कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे जैसा तुम दोनों सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और सुधा केवल अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और तुम तो हर महीने किसी ना किसी जगह पर जाते रहते हो। बहू भी अपने फोन मेकअप और सहेलियों के साथ ही रहती है और रिंकी पढ़ाई करने मुंबई गई है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। और उस दौरान सुधा मेरा साथ देकर मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारती है। हम दोनों एक दूसरे को समझ कर लेते हैं, एक दूसरे की खुशी और दुख में साथ देते हैं। इससे बढ़कर और तुम्हें क्या सफाई चाहिए? अरे लेकिन दोस्ती करने के लिए आपको एक नौकरानी ही मिली थी क्या? रवीना बहू, इनका कोई नाम भी है। इन्हें बार बार नौकरानी कहकर मत बुलाओ। और हाँ, अब जब तुम दोनों ने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं भी तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं और सुधा एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। ये खबर सुनकर रवीना और विपुल दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या कहा? शादी? अरे पापा, आपके दिमाग में सच में भूसा भर गया है क्या? अरे दुनिया की बाकी औरतें क्या मर चुकी है क्या जो आपको एक नौकरानी के साथ शादी करनी है? पापा जी, अरे हमारी इज्जत के बारे में तो कुछ सोचिए। आखिर आप इसे मिट्टी में क्यों मिलाना चाहते हो? चुप रहो तुम दोनों। और काहे की इज्जत? हम हमारी जिंदगी में चाहे जो भी करें, दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा, क्या तुम मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो? एक प्रेमी प्रेमिका बनकर ना सही, लेकिन एक दोस्त बनकर। देखो सुधा, तुम्हें रवीना और विपुल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साहब, वो मैं... घबराओ मत सुधा। हाँ हाँ साहब, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? पापा जी, अब एक नौकरानी को आप मेरी सास बनाएंगे क्या? अरे मैं तो आपके लिए एक से एक बढ़कर औरत ला सकती हूँ, लेकिन प्लीज पापा जी, आप इनके साथ शादी मत कीजिए। मैंने फैसला ले लिया है बहू, और मुझे कोई खूबसूरत औरत नहीं चाहिए, बल्कि मेरा साथ देने वाली चाहिए। और अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ ही करूंगा। अशोक अपनी जिद पर अड़ जाता है और वो सुधा के साथ ही शादी करता है। और इस तरह से नौकरानी सुधा अब रवीना की सास बन जाती है। और रवीना और विपुल को ना चाहते हुए भी अशोक और सुधा के इस रिश्ते को स्वीकार करना ही पड़ता है। रवीना बहू, अब मैं तुम्हारी सास बन चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। देखो बहू,
तुम्हें जो जो आता है तुम वही करो, बाकी के काम मैं कर दूंगी। बाकी पहले जैसा था, सब कुछ वैसे के वैसा ही रहेगा। चलो अच्छा है। शादी होने के बाद भी रवीना और विपुल सुधा के साथ अच्छे से पेश नहीं आते, और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तब मोहल्ले वाले लोग उन्हें खूब सुनाते हैं। क्यों विपुल, यार तुम्हारे पापा ने तो दूसरी शादी कर ली, और की तो की, लेकिन वो भी एक नौकरानी के साथ। अरे औरतों की क्या कमी पड़ गई थी क्या? तो फिर कैसा लग रहा है रवीना? अब तो तेरी नौकरानी ही तेरी सास बन गई है। इनके घर में तो कुछ अजीब ही ड्रामा चल रहा है। लोगों के ताने सुनकर रवीना और विपुल को बहुत गुस्सा आता है, और अब वो दोनों सुधा को अशोक की जिंदगी से निकालने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये कैसे होगा रवीना? मेरे खुरापाती दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है। अरे तो मुझे भी बताओ ना। देखो विपुल, उन दोनों को अलग करने के लिए हमें उनके रिश्ते में फूट डालनी होगी। इसीलिए हमें सुधा काकी को धोखेबाज साबित करना होगा। क्या? हाँ, मेरा एक दोस्त है नितिन, वो थिएटर आर्टिस्ट है। वो एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर आएगा और पापा जी से गार्डन में मिलकर कहेगा कि उसने सुधा काकी को किसी गैर आदमी के साथ घूमते हुए देखा है, और इससे पापा जी के मन में शक पैदा होगा। और फिर उसके बाद पापा जी घर आएंगे, तब उनके हाथ लगेगी ऐसी चिट्ठी जो उनका और सुधा काकी का रिश्ता पूरी तरह खत्म कर देगी। लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा क्या होगा? धमाका। बस तुम तो अब यही समझो कि बला टल गई। फिर रवीना और विपुल अपनी चाल चलते हैं, और रवीना का दोस्त नितिन भेष बदलकर अशोक को गार्डन में मिलता है। अरे अशोक भाई साहब, पहचाना मुझे? जी माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे मैं कांतिलाल हूँ। मैंने सुना है कि तुमने हमारे मोहल्ले में रहने वाली सुधा के साथ शादी की है। जी हाँ। अच्छा, तो आप उनके पड़ोसी हो क्या? हाँ, लेकिन मुझे आपको उसके बारे में कुछ बताना है। कहिए ना, क्या बताना चाहते हो आप? सुधा की तुमसे शादी होने से पहले एक गैर आदमी के साथ चक्कर चल रहा था, और आज सुबह ही मैंने उसे उस आदमी के साथ घूमते हुए देखा है। इसीलिए आपको सावधान करने आया हूँ कि आपकी जो नई बीवी है ना, वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। कुछ भी बकवास मत करो। और मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। फिर नितिन वहां से चला जाता है, और जब अशोक घर जाता है तभी उसे घर में एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, मेरी सुधा रानी, जल्दी से अपने नए नल्ले पति से जायदाद हड़प लो, और फिर तुम और मैं दोनों मिलकर कहीं दूर भाग जाएंगे और दूसरे शहर में जाकर ऐश करेंगे। लव यू मेरी जान। क्या? ये सब क्या है? इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी सच कह रहा था। अशोक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है, और वह सुधा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देता है, और उसे भी वो घर से बाहर निकाल देता है। ये आप क्या कर रहे हैं अशोक जी? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? चुप रहो तुम। एक नंबर की धोखेबाज और फरेबी औरत हो तुम। ये देखो ये चिट्ठी, इसमें तुम्हारे यार ने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो इसे। फिर सुधा उस चिट्ठी को देखती है, और तभी अशोक उसे ये बात भी बताता है कि उसे गार्डन में एक कांतिलाल नाम का आदमी मिला था, जिसने उसे सुधा के बारे में बताया। ये सब झूठ है अशोक जी, सरासर झूठ। मेरे आस पड़ोस में कांतिलाल नाम का कोई आदमी नहीं रहता। ये सब किसी ने झूठा नाटक किया है। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। नहीं पापा, आप इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था
कि इस नौकरानी के साथ शादी मत कीजिए, लेकिन आपने तो हमारी कोई बात नहीं मानी। और नहीं तो क्या, और आखिरकार इसने अपनी औकात दिखा ही दी। सुधा के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी अशोक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है। और उन दोनों को अलग होते हुए देखकर विपुल और रवीना को बहुत खुशी मिलती है। फिर कुछ ही दिनों बाद विपुल 2 महीनों के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है और अब सुधा के जाने के बाद अशोक भी काफी दुखी रहने लगता है और वो पहले जैसा अकेला पड़ जाता है। ये लीजिए पापा जी, दवाई खा लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आप खाना खा पाओगे। नहीं बहू, मैं बाद में खा लूंगा, इसे यहीं पर रख दो। लेकिन पापा जी, मैंने कहा ना बहू, मैं बाद में खा लूंगा। दवाई वहीं पर रखकर रवीना वहां से चली जाती है और अब रवीना को भी खालीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि अब विपुल भी लंबे समय के लिए घर से दूर गया होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? अजीब सी बेचैनी हो रही है। विपुल को तो मैं फोन भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो अभी काम में बिजी होगा। हे भगवान, अपने साथी से दूर रहना किसी सजा से कम नहीं है। और अब मुझे पापा जी का दुख समझ आ रहा है कि उनके मन पर क्या बीत रही होगी। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने और विपुल ने उन दोनों को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। जब रवीना और विपुल एक दूसरे से लंबे समय तक अलग रहते हैं, तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने अशोक और सुधा के साथ कितना गलत किया है। इसीलिए जब विपुल 2 महीनों बाद घर लौटता है, तभी वो और रवीना अशोक को सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उन्होंने ही सारी चाल चली थी। और ये जानकर अशोक को काफी बुरा लगता है। हमें माफ कीजिए पापा, लेकिन उस समय हम दोनों गुस्से में थे। बात हमारी इज्जत पर आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जब रवीना और मैं एक दूसरे से अलग रहे, तब हमें समझ आया कि हमने आपको और सुधा काकी को अलग करके कितनी बड़ी गलती की है। हाँ पापा जी, माफ कीजिए हमें। हमने नादानी में सब कर दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा जी। बड़ा मन रखकर हम दोनों की गलती को नजरअंदाज कीजिए और घर लेकर आइए अपनी साथी को, अपनी धर्म पत्नी को। अब आपकी ये बहू अपनी सास को देखने के लिए तरस गई है। बहुत याद किया मैंने सुधा काकी को। सच में पापा जी, मुझे सुधा काकी की बहुत याद आ रही है। I mean मेरी माँ जी की। उन दोनों की बात सुनकर अशोक उन्हें माफ कर देता है और जाकर सुधा को वापस घर लेकर आता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। काजल की सास महिमा एक कंपनी में HR की पोस्ट पर काम करती है और दूसरी तरफ काजल एक MBA ग्रेजुएट होकर भी कोई काम नहीं करती। वो तो सिर्फ घर के कामों में ही अव्वल होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी जी, ये लीजिए आपका टिफिन। और पापा जी, ये आपका अखबार। जैसे आपने कहा था, हिंदुस्तान टाइम ही है, आप फिक्र मत कीजिए। और ये रहा तुम्हारा टिफिन, और ये नीली और पीली फाइल जिसे तुम कब से ढूंढ रहे थे। थैंक यू काजल। अरे काजल बहू, ये देखो, MBA ग्रेजुएट वालों के लिए एक खास अवसर है नौकरी का। 50,000 सैलरी है। काफी अच्छा मौका है बहू, इसे हाथ से मत जाने दो। अरे वाह ब्रिजमोहन जी, ये तो वाकई में एक खास मौका है हमारी काजल बहू के लिए। देख बहू, तुझे इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। क्या अभी मम्मी जी, मेरा तो पहले से ही फिक्स है। मैं ये जॉब वॉब के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मुझे तो हमेशा से ही एक हाउसवाइफ बनना था। अगर मैं ही बाहर जाकर काम करने लगी तो फिर घर कौन संभालेगा? अरे कुछ नहीं होता बहू, अब इतने सालों तक तो मैं दोनों भी संभाल रही थी, और तू तो नए जमाने की लड़की है। आजकल की लड़कियों को तो ये अच्छे से आता है। वो तो अपना करियर और अपना ससुराल
दोनों को एकदम बराबर से मैनेज करती है। तुम भी सीख जाओगी। हाँ काजल, और रही बात घर को संभालने की, तो हम सब है ना तुम्हारे साथ। और पापा तो अपनी दवाइयाँ खुद से टाइम पर लेते हैं। और रहा सवाल सफाई और खाने का, तो ये दोनों काम तो काम वाली बाई भी कर सकती है। लेकिन मेरे होते हुए काम वाली बाई की क्या जरूरत है? आप लोग समझ नहीं पा रहे। मुझे ये सब काम करने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये करती हूँ। बस रहने दे बहू, तुम्हें तो कोई भी काम नहीं करना। अरे तुम में तो कोई काम करने की इच्छा भी नहीं है। जिसे काम करना होता है वो हर हाल में करता है, बहानेबाजी नहीं करता। अब मुझे ही देख ले। खैर, तुम्हारे पीछे ज्ञान देना यानी वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है। मैं तो जा रही हूँ। काजल किसी की भी बात नहीं सुनती और उसे तो बस घर के कामों में ही संतुष्टि मिलती है। फिर एक दिन उनके घर पर युवराज का कॉलेज फ्रेंड शुभम और उसकी बीवी वैदेही आते हैं। ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। ये नारियल की बर्फी मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह वैदेही बेटा, ये बर्फी तो बहुत ही उम्दा है। आहा, अति उत्तम। लेकिन वैदेही, ये बर्फी किस खुशी में? वो मेरा इसी हफ्ते प्रमोशन हुआ है ना, इसीलिए। वाओ, ब्रिलियंट। कांग्रेट्स वैदेही। ऐसे ही अपने करियर में आगे बढ़ती रहो बेटा। थैंक यू सो मच महिमा आंटी। बहुत मेहनती है मेरी प्यारी बीवी। सुबह से लेकर रात को सोने तक कभी घर का काम तो कभी ऑफिस का, बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह काम करती रहती है। वाह, क्या बात है वैदेही। फिर शुभम और वैदेही के चले जाने के बाद महिमा काजल से कहती है, देखा काजल बहू, मैं तेरी किसी के साथ कोई तुलना नहीं कर रही, पर वैदेही को ही देख ले। वो घर और बाहर के कामों को कितनी बखूबी संभाल लेती है। और तो और बाहर काम करने की वजह से उसके बोलचाल में भी कितना अच्छा बदलाव आया है। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि बाहर जाकर काम कर और थोड़ा इंडिपेंडेंट बन जा। मम्मी जी, आपको जो भी बोलना है आप साफ साफ क्यों नहीं बोलती? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप कितनी बड़ी मीठी चूरी हो। आप मीठे बोल बोलकर कड़वे ताने देती हो। आपको मेरा यूं आराम करना देखा ही नहीं जाता। आपकी सेवा नहीं हो रही और आपको घर के काम भी करने पड़ रहे हैं, इसीलिए आप मुझसे चलने लगी हो, है ना? अरे बेवकूफ लड़की, घर में रहकर तेरे दिमाग में सच में भूसा भर चुका है। मैं काम किसी मजबूरी या दबाव के तले नहीं करती हूँ। मुझे काम करके अपने करियर में आगे बढ़ना है। मुझे ऑफिस जाना और हर रोज नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। और आइंदा से कुछ उल्टा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना आज तो मुंह से जवाब दिया है, लेकिन अगली बार सीधे बेलन से जवाब दूंगी। नॉनसेंस कही की। महिमा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन काजल अपनी सहेली शेफाली के साथ बाजार में जाती है। ओए होए 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 होए, क्या पानी पूरी है यार। अरे भैया, और तीखा पानी डालो ना, और थोड़ा प्याज भी डालो। और हाँ, पानी पूरी खाने के बाद में सूखा पूरी जरूर देना, भूलना मत। हाँ मैडम, जरूर दूंगा। अरे सूखी पूरी लेना तो ग्राहक का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। फिर काजल अपने पैसे देती है और शेफाली खा ही रही होती है, इसीलिए वो काजल से कहती है, अरे काजल, मेरे हाथ तो पानी पूरी से भरे हुए हैं। तू एक काम कर, मेरे फोन में से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दे। मेरे पास अभी खुले पैसे भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। अब मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? मुझे तो पता भी नहीं कि इससे पैसे कैसे भेजते हैं। अरे काजल, फोन की शक्ल क्यों ताड़ रही है? पे करना पैसे जल्दी। यार सॉरी शेफाली, लेकिन मुझे ऑनलाइन पैसे पे नहीं करने आते। वो क्या है ना, युवराज मुझे हार्ड कैश ही देते हैं,
इसीलिए मैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना नहीं जानती यार। ओफो, क्या काजल तू भी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तेरा कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, अपनी पर्स में से छुट्टे पैसे दे दे, मैं तुझे बाद में दे देती हूँ। लेकिन शेफाली, मेरे पास तो एक्स्ट्रा के पैसे भी नहीं है। मैंने युवराज से थोड़े ही पैसे लिए थे। क्या? तेरे पास एक्स्ट्रा के कोई पैसे नहीं है? अबे यार, कैसी एंटीक पीस है तू काजल। सच में तेरा एमबीए करके कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट एक अच्छी सी नौकरी करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जा, फिर तुझे किसी पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शेफाली हाथ धोकर खुद ही पैसे देती है और बाजार में वो ढेर सारे फूड आइटम्स भी खाती है। पर काजल के पास पैसे ना होने के कारण उसे अपना मन मारना पड़ता है। फिर एक दिन जब काजल मंदिर में पूजा करने जाती है, तभी अरे काजल, तुम यहाँ पर? अजीब बात है, जिस उम्र में महिमा को यहाँ पर होना चाहिए उसकी जगह पर तुम यहाँ पर हो, और जिस उम्र में तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए उसकी जगह पर महिमा ऑफिस में है। अरे क्या फायदा तुम्हारा इतनी पढ़ी लिखी होकर, जब तुम्हें ससुराल में बर्तन ही घिसने पड़ रहे हैं। मेरी बहू तो डॉक्टर है, डॉक्टर, खुद का क्लिनिक खोला है उसने अभी हाल ही में। हाँ हाँ, मेरी बहू भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस चलाती है और वह घर से ही अचार पापड़ बनाकर डिलीवर करती है। उन औरतों की बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। फिर एक रोज काजल एक शोरूम के बाहर से गुजर रही होती है, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस दिखाई देता है। वाव, कितना प्यारा है ये ड्रेस, लेकिन मैं इसे अभी नहीं खरीद सकती। युवराज की सैलरी को तो 15 दिन बाकी है। काश मेरे पास अपने पैसे होते तो मैं इसे अभी खरीद लेती। फिर काजल उस ड्रेस की फोटो क्लिक करती है और घर जाकर उसे देखकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों का नल आज ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? देखिए ना माँ जी, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन अभी युवराज की सैलरी आने में 15 दिन बाकी है। तब तक ये ड्रेस कहीं बिक ना जाए, ये सोच सोच कर तो मेरा दिल ही घबरा रहा है। बहू, इसीलिए तो हम सब तुम्हें जॉब करने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास खुद के पैसे होते तो आज तुम्हें दूसरों के पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वो ड्रेस लेकर तुम कब की घर आ चुकी होती। तुम्हारे पापा जी एकदम सही कह रहे हैं बहू, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो भी तुमने ये सोचकर ठुकरा दी कि तुम्हारे पैसे काम वाली में खर्च हो जाएंगे। अरे काम वाली बाई को तो बस 10,000 देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी के 40,000 तो तुम्हारे पास ही होंगे ना। तुम उन्हें सेव करके कभी भी इस्तेमाल कर सकती हो। मम्मी इज राइट काजल, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें इतनी अच्छी कॉलेज में पढ़ाया और लिखाया है, और तुम उसके बदले में यहाँ पर घर में बैठकर आराम फरमा रही हो। आगे चलकर तुम हमारे बच्चों को भी यही सीख दोगी क्या? काम करने से सेहत भी बनी रहती है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें किसने रोका है? तुम तो बस अपने हाथों से ही अपना टाइम और अपना करियर गंवा रही हो। तुम्हारे पास तो कितने सुनहरे मौके आए हैं, उनका सही इस्तेमाल करके आगे जाओ बहू। खुद कमाओगी और बचाओगी तो आत्मनिर्भर बनोगी, फिर तुम्हें बात बात पर किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आज की ही बात देखो, तुम्हारे पास कितने गिने चुने पैसे थे। अरे तुम्हें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं आता, और तो और अपना पसंदीदा ड्रेस भी नहीं खरीद पाई तुम। सबकी बातें सुनकर काजल की आंखें खुल जाती है। आप तीनों बिल्कुल सही कह रहे हो। अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और ये गिने चुने पैसे बचाने के चक्कर में मैं कुछ कमा भी नहीं पा रही। हमारे लिए कमाना कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप तीनों की बात कभी नहीं सुनी। पर अब ये काजल अपने छूटे हुए सपनों को जरूर पूरा करेगी और इंडिपेंडेंट बनकर रहेगी। शाबाश काजल, ये हुई ना बात।
फिर काजल अखबार में आई उस इश्तिहार में कांटेक्ट करती है और इंटरव्यू के लिए जाती है और वो सिलेक्ट भी हो जाती है, जिसके बाद वो महीने के 50,000 रुपए कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करती है।